जय हिंद साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है विश्व इतिहास की श्रृंखला अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर हम लोग कल जो है द्वितीय विश्व युद्ध किया गया और आज जो है हम लोग रूस की क्रांति पर चर्चा किया जाए। तो आप सभी लोगों को दिस इज द नगमा, गुड्डन, अमन, अतुल, लक्ष्मी, मोहित, आप सभी लोगों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए जो है बिना देर किए हम लोग जो है आज का सेगमेंट आगे बढ़ा जाएगा। क्या है? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति के 3 चरण मिलते हैं। 1905 की क्रांति, मार्च 1917 की क्रांति और अक्टूबर 1917 की क्रांति। रशियन रेवोल्यूशन जो है यहां पर 3 पड़ाव देखने को मिलेंगे। 1905 की क्रांति, मार्च 1917 की क्रांति, अक्टूबर 1917 की क्रांति। चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए और रूस की क्रांति से संबंधित वही क्रांति की जो श्रृंखला है, आप लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। तो कहानी की शुरुआत हम लोग की औद्योगिक क्रांति से हुआ था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात फिर अमेरिका की क्रांति हुआ था। अमेरिका की क्रांति के पश्चात फिर फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति के पश्चात नेपोलियन का उत्थान, पतन और उसके सुधार कार्य हुआ था। उसके पश्चात वियना व्यवस्था और 1830 और 1848 की यूरोपीय क्रांति हुआ था। उसके पश्चात जर्मनी और इटली का एकीकरण किया गया था। उसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन, वर्साई की संधि तथा नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ था। उसके पश्चात 1929 की महान आर्थिक मंदी हुआ था और कल हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध किया गया था। ठीक है, दिलीप करें, प्रणाम गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए, आपकी वजह से इतिहास में इंटरेस्ट आने लगा है। बहुत अच्छी बात है भाई दिलीप। कक्षाएं खत्म होने के बाद आपसे कैसे मिलना हो ना, तो आप मुखर्जी नगर ब्रांच पे आ जाइए। मुखर्जी नगर ब्रांच पे जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का ऑफिस है वहां पे चले जाइएगा और जा करके मुलाकात नहीं, आप नंबर लेकर के बात कर सकते हैं या मेल आईडी ले सकते हैं। बोल दीजिएगा कि सर ने बोला हुआ था। तो वहां से ऐसा कुछ नहीं, हम लोग दुर्लभ लोग नहीं हैं, आप ही लोगों की तरह सामान्य मानव हैं, तो मुलाकात हो सकता है। चलिए भाई, अंशुमान है, मैत्रम है, शिवानी है, राम मोहन है, मोहम्मद अजीम है। आगे बढ़ा जाए। अभी तक कहीं पे विश्व इतिहास में कोई डाउट आ रहा है तो आप उस डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर अभी तक कहीं पे कुछ ऐसा मामला जो है जो उलझ गया है, नहीं सुलझ पा रहा है, उसे भी आप लोग कर सकते हैं। पूजा का कहना है आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छा पढ़ाया, वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं। विश्व इतिहास अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आर्ट एंड कल्चर अपने भारत का कला और संस्कृति था, तो वहां पे आप लोग के रोंगटे को खड़ा कर देना
ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि अपने राष्ट्र के कला और संस्कृति के प्रति आप लोगों के अंदर जो है बहुत कठिन माना जाता है। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का सबसे कठिन सेगमेंट है, लेकिन अगर उसकी अलग जगह दिया जाए तभी माना जाएगा कि आप अलग पांडे सर की कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विश्व इतिहास में मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? विश्व इतिहास में चूंकि अपने देश की घटनाएं नहीं हैं, दूसरे देश की घटनाओं को पढ़ना है। नाम भी कुछ अजीबोगरीब होता है, बुर्बो वंश है, रोमनोव वंश है, और भी बहुत, विक्टर इमैनुएल कांट है, मतलब कुछ ऐसे नाम मिलते हैं जो बहुत ज्यादा एसिमिलेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी विश्व इतिहास बहुत ही सरल है। नहीं, कुछ इसके अलावा अलग नहीं करना है, एनसीईआरटी करना है। अंशुमान का प्रश्न है कि इन सारे टॉपिक के अलावा कुछ अलग भी करना है। एनसीईआरटी थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री जो आता है, हिंदी वाला देखिए, मुझे बहुत उसका क्या एग्जैक्टली नाम है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, या कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, समकालीन विश्व इतिहास, जो आपका सिलेबस है उसी वाले को करना है। ठीक है, जो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच शुरू हुआ है संकल्प 2.0 में, ये वाला भी बैच उसी में मर्ज है क्या? आप लोगों का बैच भी उसी में मर्ज है। रिवीजन का टिप्स है ना कि 2 प्रकार का नोट्स है। अतुल का कहना है कि सर रिवीजन का कोई टिप्स क्या है? तो रिवीजन का टिप्स 2, एक डेली क्लास नोट्स है जो बड़ा विस्तार से दिया जाता है, जो मैं लिखवाता हूं उससे भी, या जो मैं नोट्स सेंड करता हूं तो वो विस्तार में है। एक मेरा हैंड रिटन वाला है। तो आप चूंकि क्लास किए हुए हैं तो आप हैंड रिटन वाले का फ्लो चार्ट मेथड में है, तो पूरी कहानी आंखों के सामने घूम जाता है। तो रिवीजन का यही सारा टिप्स है। ठीक है, हाँ अंशुमान जो है एनसीईआरटी जो है उसी का मैं कह रहा हूं, उसी का रिवीजन करना है। आप लोग जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया हूं, आप लोग का बैच उसमें मर्ज नहीं है शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। आप लोग हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षा में नहीं है ना, ये बैच जो प्रहार है। अच्छा, प्रहार नाम से ही कई बैच हैं। अब प्रहार 2023 हैं, अभी शायद जो प्रहार बैच मर्ज हुआ है उसमें वो 24-25 कुछ ऐसे करके है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब शुरुआत किया जाए, रूस की क्रांति पे आया जाए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग का हो चुका है। आइए, रूस की क्रांति का कारण क्या है, प्रभाव क्या है, और लेनिन के नवीन आर्थिक कार्यक्रम। एक और यहां पे दे सकते हैं, रूस की क्रांति में लेनिन की भूमिका। प्रभाव में 2-3 तरीके से देख सकते हैं। मुख्यतः इसका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव था, और एक मुद्दा बन जाता है भारत पर प्रभाव, और एक मुद्दा बन जाता है
विश्व पर प्रभाव। तो कुछ इस तरीके से इसे एक नवीनता दे सकते हैं, और कारण तो अभी मैं शुरू करने ही जा रहा हूं। तो रूस की क्रांति क्या है? रूस की क्रांति को इतने सारे दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए मुद्दे पे आते हैं। रूस की क्रांति का कारण। तो लगभग कारण जो आपको दिखेगा वो फ्रांस की क्रांति में जो कारण दिख रहे हैं, कुछ वैसी ही परिस्थितियां कहां पे हैं, कुछ वैसी ही परिस्थितियां रूस में भी हैं। कुछ वैसी ही परिस्थितियां रूस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर फ्रांस की क्रांति में आपको बुर्बो वंश दिखता है, जो निरंकुश बुर्बो वंश रहता है। यहां पर कौन है भाई? तो यहां पर निरंकुश रोमानोव वंश का शासन। फ्रांस में निरंकुश बुर्बो वंश के शासक लुई 16वां रहते हैं। यहां पर कौन है? तो यहां पर निरंकुश रोमानोव वंश राजा कौन रहते हैं? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस सेकेंड रहते हैं। अगर भारत के इतिहास में आप लोगों ने मुगल काल किया है, मुगल काल में आपने जहांगीर का नाम सुना होगा, और यह भी सुना होगा कि जहांगीर पर उनकी पत्नी नूरजहां का अत्यधिक प्रभाव था। नूरजहां एक जुंटा ग्रुप बनाई हुई थी, और इस जुंटा ग्रुप में उनके पिता रहते हैं एतमादुद्दौला, उनकी मां अस्मत बेगम, उनके भाई आशफ खान, और खुर्रम आगे चल के शाहजहां बने थे। तो जुंटा गुट जो रहता है, वो जुंटा गुट समानांतर सरकार लेके चलता था। मतलब कहने के लिए जहांगीर शासक, जहांगीर के अंदर कह सकते हैं कि शासन से ज्यादा उनका मन जो है चित्रकला में और सांस्कृतिक गतिविधियों में लगता था। और नकारात्मक पक्ष था कि बहुत ज्यादा अल्कोहलिक थे, बहुत ज्यादा मदिरा का सेवन करते थे। तो जुंटा समानांतर सरकार चलाती थी। नूरजहां जो है उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। वैसे ही जार निकोलस द्वितीय जो रहते हैं, इनके ऊपर इनकी पत्नी का अत्यधिक प्रभाव रहता है। इनके ऊपर इनकी पत्नी का अत्यधिक प्रभाव रहता है। और पत्नी के ऊपर किसका प्रभाव रहता है? पत्नी के ऊपर जो है एक ढोंगी साधु रहता है। एक ढोंगी साधु रहता है, नाम जो है रासपुटीन रहता है उसका। रासपुटीन रहता है। तो जार निकोलस द्वितीय निरंकुश था। निरंकुश मतलब किसी के भी अधिकार को, किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। वही ब्रिटेन में आपने देखा था, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुआ? तो ब्रिटेन में 1688 में ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया था, सुनहरी क्रांति, जहां पे राजा मंत्रिपरिषद की बातों को मानने के लिए बाध्य था। कौन सा वर्ष चल रहा है? 1905 चल रहा है। रूस की क्रांति का मैंने पहले ही बताया 3 चरण है।
परंतु 1905 में रूस में निरंकुश राजतंत्र है, किसी भी सत्ता को अपने ऊपर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहावत फिर से चरितार्थ हो रही है। कैसे? शासन पर पत्नी का बहुत ज्यादा प्रभाव, पत्नी का नाम शायद जरीन रहता है, और पत्नी के ऊपर एक ढोंगी साधु रासपुटीन का बहुत प्रभाव रहता है। तो वस्तुतः शासन पे किसका प्रभाव रहता है? शासन पर अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर का प्रभाव रहता है, रासपुटीन का प्रभाव रहता है। हर जगह पे प्रगतिशील वर्ग आपको मिलेंगे, तो प्रगतिशील वर्ग बहुत ज्यादा निराश था, आम जनता भी बहुत ज्यादा निराश थी कि वस्तुतः रूस में कोई शासन की, जो कहा जाता है ना कि बुरा शासन है, बुरा शासन तो भूल जाइए, वस्तुतः रूस में कोई शासन व्यवस्था थी ही नहीं। जैसे कि फ्रांस की क्रांति के समय मैंने आप लोगों को बताया था। तो राजा का निरंकुश राजतंत्र है, तो अगला कारण क्या है भाई? तो जहां पर अंधेर नगरी चौपट राजा मीन्स कि अगला कारण जो है वो एज यूजुअल है, भ्रष्ट प्रशासन होगा। जब भ्रष्ट प्रशासन है तो इस भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं? आम जनता का शोषण कर रहे हैं, निर्धारित कर की दर से अत्यधिक कर की वसूली कर रहे हैं, समाज में सामंती वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का जो प्रभुत्व था, भ्रष्टाचार और धन लोलुपता में उसी कुलीन वर्ग के अधिकारों को संरक्षित कर रहे हैं। फिर से ले देकर के बात वही है कि आम जनता शासन से निराश तो है ही, प्रशासन से भी उसे निराशा ही हाथ लग रहा है। प्रशासन भ्रष्ट था, रिश्वतखोर था, लाल फीताशाही थी, प्रशासन में योग्यता के सिद्धांत पे भर्तियां नहीं थी, बल्कि आप किसे जानते हैं, भाई भतीजावाद था। तो क्रांति हमेशा कहां पे होता है? क्रांति हमेशा जब व्यवस्था की अति हो जाती है तभी होता है। तो पहला कारण क्या है? निरंकुश रोमनोव वंश का शासन है, भ्रष्ट प्रशासन है। अगला कारण देखा जाए तो अगला कारण रूस के रूसीकरण की नीति, रूस के रूसीकरण की नीति, रशियनाइजेशन ऑफ रसिया। आज भी पूरे दुनिया के लगभग 1/6 भाग पर रूस का विस्तार है। जब रूस एक था, मतलब जब यूएसएसआर था, तो आज का जो मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, दे वर द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। आज का एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, दे वर द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। आज का जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, अभी क्या बोला था? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान रूस के अंग थे।
तो कहने का अर्थ है कि तो रूस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया था, एक अत्यंत बृहद भौगोलिक क्षेत्र वाला देश था, जिसमें हर धर्म और लगभग हर नस्ल के लोग थे। मध्य एशिया, जिनका नाम मैंने बताया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस्लामिक देश हैं। रूस का शासक क्या था? निरंकुश था। निरंकुश था तो बस केवल अपने देश में एक धर्म और एक भाषा का पक्षधर था। एक भाषा रूसी भाषा हो और संपूर्ण रूस का रसियनाइजेशन किया जाए, मतलब एक धर्म को मानिए। वो धर्म क्या है? ईसाई धर्म को मानिए। धर्म, मैंने आपसे पहले भी कहा था, बहुत ही संवेदनशील मामला है, चाहे आपका धर्म हो चाहे हमारा धर्म हो। अब ये जबरन क्या करते हैं कि नहीं, एक धर्म और एक भाषा होगी, जिससे इनके ही जो भौगोलिक विविधता है, उन क्षेत्रों ने विद्रोहात्मक रुख अख्तियार किया। और वही विद्रोहात्मक रुख जो है, जब चिंगारी लगती है तो सुर में सुर मिलाते हैं। चिंगारी लगती है वो मैं आगे बताऊंगा। जब चिंगारी लगती है तो ये सारा विद्रोह जो है वो गुबार की तरफ फट पड़ता है और अंततः रूसी क्रांति के रूप में प्रकट होता है। अगला क्या कारण है भाई? तो अगला जो है, रूस में किसानों की दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति कैसी स्थिति चल रही है? मैंने कहा ना कि जब अंधेर नगरी और चौपट राजा होते हैं तो सब कुछ जो है दुर्दशा ही दुर्दशा होती है। रूस के कुल भूमि का, रूस के कुल भूमि का 67% जमींदार वर्ग के पास था और 13% भूमि चर्च के पास था। मीन्स कि रूस के कुल कृषि योग्य भूमि के 80% भाग पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा था। मुट्ठी भर लोगों का कब्जा था और अधिकांश किसान क्या थे? अधिकांश किसान भूमिहीन थे। अधिकांश किसान भूमिहीन थे। जरा आप स्वयं सोच करके देखिए, आप स्वयं सोच करके देखिए कि जो खेती करने वाला है, विडंबना यह है, मतलब जो खेती में मेहनत मजदूरी करने वाला है, विडंबना यह है कि उसके पास कोई जमीन ही नहीं है। और जिनके पास जमीन का मालिकाना हक है, फिर से विडंबना यह है कि वो गांव में रहना ही नहीं चाहते थे, वो शहरों में लब्बो लुबाब की जीवन जीते थे। जो किसान था वो भूमि पर मजदूर था, कृषक मजदूर था, सारा मेहनत मजदूरी वो करता था। जब फसल उगती थी तो जमींदार साहब के लोग आते थे, फसल लेकर के चले जाते थे। चर्च के लोग आते थे, फसल लेकर चले जाते थे। इनको क्या मिलता था? उस सारे अनाज में से मुट्ठी भर अनाज मिलता था। येन केन प्रकारेण 2 जून की रोजी रोटी चल पाए।
अब इनकी आजीविका खेती था भाई ना। आप लोगों में भी होंगे, मैं भी गांव से हूं। तो गांव में जो लोग खेती कर रहे हैं, केवल खेती पे निर्भर हैं, तो उसी खेती से क्या करना है, उसी खेती से बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, उसी खेती से मां बाप का जो है इलाज भी कराना है, उसी खेती से जो 30 त्योहार आ रहे हैं उसकी भी खुशियां मनानी है, और उसी खेती से घर की बेटियों का विवाह भी करना है। किसान सादगीपूर्ण जीवन क्यों जीता है भाई? किसान के पास उतना है ही नहीं कि वो बहुत ज्यादा लब्बो लुबाब की जीवन जी सके। क्यों? अगर 50 मन गेहूं, 100 मन गेहूं भी किसी के घर हो रहा है, पूरा उसका दाम जोड़ लेंगे तो वो 1-2 लाख रुपए का होगा। तो मुद्दे की बात क्या है कि किसान को, रूस के किसान को मुट्ठी भर अनाज मिल रहा था, और इसी मुट्ठी भर अनाज से जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरा करनी थी। व्यवस्था से क्या था? व्यवस्था से निराशा थी। जिन किसानों के पास मुट्ठी भर जमीन, मतलब सीमांत कृषक जो थे, मार्जिनल फार्मर्स थे, जिनके पास छोटी मोटी खेती का जोत था, उन्हें क्या करना होता था? उन्हें बेगारी कर देना होता था। तो जमींदार के खेतों में उन्हें मेहनताना करना होता था। रूस का किसान जो है इस स्थिति में था कि जो कहावत कहा जाता है ना कि मरता क्या न करता, तो उस स्थिति में वो पहुंच चुका था। और इसके पीछे वो केवल जमींदार वर्ग और भूमिपति वर्ग को दोषी नहीं मानता था, इसके पीछे वो राजा को दोषी मानता था कि इन्हीं की सह पर तो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। इसके पीछे वो प्रशासन को दोषी मानता था कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं, इस प्रशासन के सामने ये लठैत किसान के जो और जमींदार के जो लठैत होते हैं, वो आते हैं, अनाज लेकर चले जाते हैं। तो किसानों की क्या थी भाई? किसानों की दयनीय स्थिति थी। वही हाल क्या था? वही हाल मजदूरों की दयनीय स्थिति है। वही हाल मजदूरों की दयनीय स्थिति है। मजदूरों की दयनीय स्थिति है। द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट्री क्लास, नॉट ओनली द पीजेंट्री क्लास as well as the workers class, they were also in the deplorable condition, miserable condition. मजदूरों की दयनीय स्थिति क्यों है भाई? तो राजा को, मैं कहा ना, राजा को शासन प्रशासन से कुछ लेना देना नहीं था। सूरज अस्त राजा साहब। तो मुद्दे की बात क्या है कि राजा को न तो अपने उद्योग धंधों से कुछ लेना था, न तो अपने खेती से कुछ लेना देना था। औद्योगिक क्रांति यूरोप में, इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1750 के दशक में हो गया। उसके पश्चात धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में इसका प्रसार होता है। फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन, इटली, अन्य देशों में। लेकिन रूस में कोई औद्योगिकरण नहीं है। जाते जवाते जो कहा जाता है ना कि 19वीं शताब्दी के मध्य में, 19वीं शताब्दी के मध्य में पूंजीवादी देश को क्या चाहिए था भाई? पूंजीवादी देश को कच्चे माल चाहिए थे अपने उद्योग के लिए, और उस कच्चे माल से बना हुआ जो सामान है उसके लिए बाजार चाहिए। जब मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स इसे बेचे कहां, तो नए नए मार्केट चाहिए। तो यही पूंजीवादी देश, यही पश्चिमी देश, ब्रिटेन और फ्रांस के जो पूंजीपति रहते हैं, भारत में भी आप देखेंगे जो हैवी इंडस्ट्री आती है, भारत में भी जो भारी उद्योग आता है, वो अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है।
1850 के दशक में। तो कहने का अर्थ क्या है भाई कि इनके यहां पर 19वीं शताब्दी का मध्य था 1850 का दशक। इस समय क्या होता है, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पूंजीवादी देशों ने भारी उद्योग रूस में स्थापित किए। अब जो रूस में थोड़े बहुत उद्योग लगे, वो उनके देश के उद्योग नहीं थे, वो विदेशी उद्योग थे। किनके थे? पूंजीवादी देशों के थे। पूंजीवाद किस सिद्धांत पे काम करता है? पूंजीवाद आम के आम और गुठलियों के दाम पर काम करता है, उस सिद्धांत पे काम करता है। अर्थात कि ज्यादा से ज्यादा, पूंजीवाद का बस एक लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। अब जब विदेशी पूंजी लगी हुई है भाई, तो ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने में मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। किस रूप में शोषण कर रहे हैं? तो पहला, कार्य के अधिक घंटे, 14 से 18 घंटे काम करवा रहे हैं। दूसरा, कोई भी साप्ताहिक अवकाश नहीं है। मजदूरों का शोषण कैसे हो रहा है उसे समझिएगा। विदेश की पूंजी लगी है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए, तो कार्य के अधिक घंटे हैं, कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं है, न्यूनतम मजदूरी है, मजदूरी बस इतना दिया जा रहा है कि 2 जून की रोजी रोटी चल पाए। महिला और पुरुष अगर काम कर रहे हैं तो महिलाओं के वेतन की दर पुरुषों से अत्यधिक कम है। अरे भाई, महिला भी अगर 14 घंटा काम कर रही है तो जो उसका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य से वो 14 घंटा मेहनत तो कर ही रही है। तो हाउस इट माइट बी द डिस्क्रिमिनेशन इन द वेजेज, परंतु वेतन में अंतर था। बाल मजदूरी में, और ये पूरे दुनिया भर की कहानी है, भारत में भी मजदूर आंदोलन जब किए होंगे तो यही सारे कारण थे। भारत में मजदूर आंदोलन पहला हड़ताल का कहां हुआ था? 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में हुआ था। ये क्यों रूस में भारी उद्योग 1850 के दशक में लगा रहे हैं? क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1789 में ही हो गई थी। किसके द्वारा हुआ था? आम जनता के द्वारा, किसान और मजदूर वर्ग के द्वारा, जागरूक वर्ग था। 1839 में ब्रिटेन में क्या हो गया था? ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन मजदूरों ने कर दिया था। मतलब अब वहां का मजदूर वर्ग जागरूक हो रहा था, उसे एक गरिमामयी वेतन चाहिए था, उसे सप्ताह में अवकाश भी मिल गया था, छुट्टी भी मिल गई थी, उसे सामाजिक सुरक्षा भी मिल गया था कि अगर कार्यस्थल पे मर जाएंगे तो इंश्योरेंस कवरेज कंपनी देगी। उनके देशों के मजदूर जागरूक हो गए थे। अब वहीं पे जाएंगे जहां पे जागरूकता ना हो, तो भारत में आते हैं 1850 में। 1839 में चार्टिस्ट आंदोलन हो गया है, और वही 1850 में रूस में जाते हैं। क्यों? अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहां पे शोषण की असीम संभावना है। पूंजीवाद किस सिद्धांत पे काम करता है? ज्यादा से ज्यादा लाभ के सिद्धांत पे। आज वो शोषण किस रूप में हो रहा है? आज वो शोषण FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर शोषण नहीं कर सकते, लेकिन पूंजीवाद जो है वो अपने हिस्से की मलाई, मतलब जो लाभ है उसे सुनिश्चित कर रहा है। इकोनॉमिक्स में आप लोग FDI पढ़े होंगे। जो विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है वो भारत में पहले हो रहा था, अभी भी हो रहा है,
लेकिन अब धीरे धीरे ये मोमेंटम कहां पे शिफ्ट हो रहा है? ये मोमेंटम बांग्लादेश में शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? बैंगलोर के बारे में आप सुने होंगे कि बैंगलोर सॉफ्टवेयर का हब है, बीपीओ सेक्टर का हब है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का हब है। देखिए आईएएस की क्लास में इसी तरह से इंटरलिंक होता है। ये मत सोचिएगा मैं रूस का क्रांति और मजदूर भूल गया। मैं रूस की क्रांति और मजदूर को याद किया हूं। एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ इंटरलिंकिंग। जब तक आप इसे जोड़ेंगे नहीं, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, प्रश्न ही ऐसे पूछ रहे हैं। प्राचीन भारत में एक प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान की स्मार्ट सिटी मिशन को प्रेरित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन काल का मुद्दा है, स्मार्ट सिटी मिशन जो है करंट अफेयर्स का मुद्दा है। दोनों को जोड़ के प्रश्न बना दिया। तो कहने का अर्थ है कि क्यों बैंगलोर बीपीओ सेक्टर का हब है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। अमेरिका में एक टाइपिस्ट भाई जो पैसा ले रहा है वो डॉलर में पैसा ले रहा है, और बेंगलोर में जो एक व्यक्ति वो काम कर रहा है वो रुपया में पैसा ले रहा है। डॉलर और रुपए में अंतर कितना? लगभग 80 से 90 रुपया। $1 इक्वल टू लगभग 88 के आसपास में चल रहा था। $5000 अपने यहां पे देंगे, यहां पे अगर 10-10 हजार भी टाइपिस्ट ले रहा है, 12-12 हजार भी टाइपिस्ट ले रहा है, उतने में तो 8 टाइपिस्ट आ जाएंगे। पूंजीवाद लाभ के सिद्धांत पे काम करता है। वो अपने देश से काम ना करा करके वो भारत जैसे देशों से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर रहा है। आज उसी को कोरोना में वर्क फ्रॉम होम भी कह रहे हैं। वो अमेरिका में बैठे हैं, काम भारत में करवा रहे हैं। जब कोरोना आया तो अब भारत के ऑफिस में मत आइए, अपने घर से बैठ के काम कीजिए। अभी ये मोमेंटम बांग्लादेश की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहा है भाई? एमजी नरेगा या मनरेगा जिसे कहते हैं, एमजी नरेगा के तहत क्या हुआ? जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का व्यक्ति है उसे 250 रुपए रोजगार की गारंटी दी गई। अब भारत में मजदूरी दर क्या हुआ? मजदूरी दर बढ़ गया है। इनको क्या चाहिए? आम के आम और गुठलियों के दाम। तो अब बांग्लादेश जैसे देशों में जहां पे जागरूकता नहीं है, वहां पे शोषण करेंगे, वहां पे अपने बिजनेस का निवेश कर रहे हैं। वही यहां पे कर रहे हैं, रूस में कर रहे हैं। 1850 के दशक में विदेशों के भारी उद्योग लगते हैं। इस भारी उद्योग का उद्देश्य ही था कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। तो मजदूरों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनके कोई भी अधिकार नहीं मिल रहे हैं। मजदूरों की भी स्थिति कैसी है? इसी किसानों जैसी दयनीय है। किसान और मजदूर जब परेशान है तो वो इस शोषण की दासता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित होगा। उसके अंदर कुंठा है। इस कुंठा में आग में घी का काम कौन करेगा? तो आग में घी का काम रूस की क्रांति के कारण में। अगला मुद्दा कौन है? तो अगला मुद्दा है बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका। बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका में कई हैं, परंतु एक नाम प्रमुख है। क्या नाम है? टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ने पुस्तक लिखा। पुस्तक का शीर्षक क्या था? पुस्तक का शीर्षक वॉर एंड पीस था, युद्ध और शांति था। इस पुस्तक ने रूस के जनमानस को झकझोर के रख दिया। और इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से क्रांति के ज्वाला में बुद्धिजीवी वर्ग जो रहता है
वो घी का काम करता है। इसके साथ साथ मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा का रूस में प्रचार प्रसार और उसकी लोकप्रियता। देखिए, मार्क्सवाद या साम्यवाद कहां पे फलेगा फूलेगा, इनको खाद पानी कहां पे मिलता है? तो साम्यवादी विचारधारा को जहां भी दुनिया भर में अथाह गरीबी होगी वहीं पे ये विचारधारा पनपता है। भारत में साम्यवाद का गढ़ बंगाल है। अगर कोई आप लोगों में बंगाल से है, इवन अगर कलकत्ता भी गए हैं, आप कलकत्ता गए हैं, आप मुंबई गए हैं, आप कलकत्ता गए हैं या दिल्ली या चंडीगढ़ गए हैं, कलकत्ता भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, परंतु सीधे सीधे अंतर आपको ना वो गरीबी का आलम, कलकत्ता शहर की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे देखने को मिलेगा। मच्छी भात वहां की संस्कृति क्यों है भाई? समंदर में मछली फ्री में है, बारिश बहुत ज्यादा 250 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होती है, हर जगह पे मछली, पोखरी उसे तालाब कहेंगे, मतलब पानी की बहुलता है, मछली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो फ्री में मछली अवेलेबल है, बारिश ज्यादा होता है तो चावल बहुतायत में उपलब्ध है। गरीबी का आलम यह है कि गरीब का भोजन कौन सा होता है? जो आसानी से उपलब्ध हो। मच्छी भात वहां की संस्कृति है। इसीलिए जितना भी आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, माओवादी हैं, जो भी है, वो बंगाल की धरती पे ज्यादा, या पूरा एक बेल्ट ही दिखता है, रेड कॉरिडोर का पूरा एक बेल्ट ही दिखता है। तो वैसे ही कार्ल मार्क्स कहां का रहने वाला था? कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था। कार्ल मार्क्स ने पुस्तक लिखा था दास कैपिटल। दास मतलब आप समझ रहे हैं, तो दास कैपिटल मतलब गुलामों का, कैपिटल मतलब पूंजी क्या है? बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग। वेरी गुड। बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग वो कहता है कि विश्व में लगभग कहता है मानव सबसे ज्यादा समतामूलक समाज में कब था? जब मानव सभ्य नहीं था। मानव जब पाषाण काल में सभ्य तो हम लोग थे नहीं, कच्चे मांस खाते थे, नग्न अवस्था में रहते थे, या आगे चल करके वृक्ष की छाल और पशुओं के जो चमड़े हैं उसको, वो तन को ढकते थे। पाषाण काल में कोई अमीर और कोई गरीब नहीं था। क्यों? क्योंकि अमीर हो चाहे गरीब हो उसी गुफाओं में रहते थे। अमीर गरीब था ही नहीं। क्योंकि सबका जीवन स्तर एक जैसा था, गुफाओं में रहते थे। धन संकेंद्रण की भावना नहीं थी। जब भूख लगा तो गए शिकार किए, नहीं शिकार किए तो कंद मूल फल फूल खाए, सब एक बराबर थे। मीन्स क्या था भाई? मीन्स समता मूलक समाज था। कोई गरीब कोई अमीर नहीं, समता मूलक समान समाज है। मार्क्स कहता है जैसे ही मानव सभ्य हुआ उसके पास दिमाग आया, अब अमीर और गरीब, धन संकेंद्रण की भावना आई। मतलब अब सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस पे नहीं है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस मींस की निर्वहनी जीवन शैली पे नहीं है, धन संचय की भावना आई। जब धन संचय की भावना आई तो एक वर्ग ने धन संचय किया, वो कौन हुआ? वो बुर्जुआ वर्ग कहलाया। जो सीधे साधे मासूम लोग होते हैं उनके पास, तो दांव पेच वालों के पास बहुत धन होता है भाई ना। तो सीधे साधे मासूम लोग हैं वो
सर्वहारा वर्ग हैं। अब सर्वहारा वर्ग जो सीधे साधे मासूम लोग हैं, जो निर्वहनी जीवन शैली मतलब रोज रोज की दिहाड़ी मजदूरी या वही है सामान्य जीवन जी रहे हैं, कार्ल मार्क्स उनसे क्या कहता है? कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने जंजीरों के। All the workers of the world must be united. There is nothing to lose except than your chain. आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने बेड़ियों के। किसकी बेड़ियां? कौन सी जंजीरें? गुलामी की बेड़ियां, गुलामी की जंजीरें। अब वो सुने हैं भाई ना, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है, जो बौद्धिक जागरण है, ये क्या है? ये इनके मन मस्तिष्क को उद्वेलित कर रहा है और क्रांति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो चलिए भाई, क्या है रूस की क्रांति में ये बौद्धिक वर्ग की भूमिका है। अब आते हैं हम लोग कि क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण क्या था? What were the immediate factor of the Russian Revolution? तो मैंने कहा एक क्रांति 1905 में हुई थी और दो क्रांति वर्ष 1917 में हुआ था। तो 1905 में एक क्रांति हुई और 1917 में दो क्रांति हुआ। अब तात्कालिक कारण क्या है भाई? तो तात्कालिक कारण है रूस की एशिया के एक अत्यंत छोटे देश जापान से 1905 ईस्वी में पराजय। 1905 ईस्वी में पराजय। 1917 वाले क्रांति का तात्कालिक कारण क्या रहता है? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की बिगड़ती परिस्थितियां और अत्यधिक जनधन की हानि, अत्यधिक जनधन की हानि। तो दोनों क्रांति के समय में दो अलग अलग कारण थे। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, ढोल के अंदर पोल। ढोल के अंदर पोल मतलब जिनकी जितनी स्थिति खराब होती है ना, वो अपने बारे में उतना बड़बोलापन जो है समाज को बताते हैं, या उसे कह सकते हैं अधगर गगरी छलकत जाए।
जो कहा जाता है भाई जिस वृक्ष में फल है वो बहुत ज्यादा उसमें अंगड़ाई नहीं होती, वो झुक जाता है। अब रूस के साथ क्या है, रूस की अर्थव्यवस्था राजा निरंकुश है, प्रशासन भ्रष्ट है, प्रशासन में लाल फीताशाही है, समाज में मजदूरों की स्थिति दयनीय है, किसानों की स्थिति दयनीय है, राजा जबरन जो है धर्मांतरण करवा रहा है, एक भाषा जो है थोप रहा है, आर्थिक स्थिति अत्यधिक खस्ता हाल है। तो ऐसे में जनता को कौन सा डोज दिया जाए? तो ऐसे में जनता को महानता का जो है डोज दिया जाए कि आप महान देश की महान संतान हैं, इसलिए इस महान देश के लिए आपको गर्व होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, थोथा चना बाजे घना। मुद्दे की बात है कि ये मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए रूसियों को छद्म महानता का भ्रम डाले, मतलब ये बता रहे थे कि आप जिस स्थिति में हैं ये बहुत अच्छे स्थिति में हैं, और आप कौन हैं? आप महान देश की महान संतान हैं। रूस की सभ्यता, रूस की संस्कृति, रूस की महानता का छद्म बिगुल बजाया जा रहा है। हाँ भाई चलिए, बढ़िया समझ में आप लोग को आ रहा है, बूस्टर डोज दिया जा रहा था। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है भाई कि रूस वालों को भी लगता था भाई जब इतना ज्यादा ढोल पीटा जा रहा है कि महान देश की महान संतान है, कहा जाता है ना झूठ को इतनी बार बोलिए कि झूठ भी सच लगने लगे। इनको भी लगता है हम महान देश की महान संतान है, और मानव ऐसे ही रहता है, इसी तरीके से जीवन चलता है। 1905 में एशिया के अगर किसी बड़े देश से हारे रहते वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि महान देश की महान संतान। एशिया और अफ्रीका गुलाम देशों में आते थे, ये व्हाइट मैन वाले लोग थे, और हारे भी तो किससे हारे? एक अत्यंत छोटे देश जापान से हारे। अब क्या हुआ भाई? अब रूसियों के महानता का भ्रम टूट चुका था। रूसियों के छद्म महानता का भ्रम टूट चुका था। और क्या हुआ? रूसियों के छद्म महानता का भ्रम टूट चुका था। ब्लडी संडे कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। रूस का भूखा नंगा तंगहाल स्थिति में जो मजदूर वर्ग था, जिसका जीवन मौत से भी बदतर हो चुका था, अब वो पेट्रोगार्ड की सड़कों पर, अरे मजदूर वर्ग भूखा था भाई, अपना भूख आदमी सह लेता है, लेकिन अपने बच्चों का भूख आंखों। आजकल एक बड़ा ही हृदय विदारक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद अगर वो वीडियो देखे होंगे ना तो कह तो रहा हूं ना कि आत्मा रो दी। और यही नोएडा या गाजियाबाद की वो घटना है। 14 साल के बच्चे को कुत्ता काटा हुआ था, और बाप की गोद में वो लड़का तड़प तड़प के रो, तब लड़का रो रहा है तो बाप कैसे भाई मरते हुए अपने आप नहीं जानते हैं कि आप अपनी मां बाप के लिए कितने ज्यादा अजीज हैं। मां तो शायद इजहार कर देती है, लेकिन बाप कभी इजहार नहीं करता है कि वो आपसे कितनी मोहब्बत, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। चाहे वो गरीब से गरीब घर का लड़का हो, चाहे वो किसी भी घर का लड़का हो, अपने मां बाप का वो दुलारा होता है, प्यारा होता है। आप सब अपने मां बाप के सपने हो। तो गरीब वर्ग अपने भूख की पीड़ा को तो बर्दाश्त कर पा रहा था, लेकिन अपने बच्चों की भूख की पीड़ा को वो नहीं देख पा रहा था।
महानता का भ्रम टूट चुका था। 1.5 लाख मजदूर रूस में पेट्रोगार्ड की सड़क पर आकर के हमें रोटी दो, हम भूखे हैं का नारा लगा रहे थे। भूखे लोग सड़क पे उतर के हम भूखे हैं का नारा लगा रहे थे। हमारे यहां पे किराना कहा जाता है, वहां पे रोटी वोटी नहीं, ब्रेड खाते हैं। तो जो सड़क पे खाने पीने की दुकानें थी, मजदूर इतना भूखा था कि वो उसे लूटना शुरू करता है। राजा अगर कहीं से मानवता उसके अंदर रहती तब तो वो कुछ मानवता, संवेदनशीलता समझ पाता कि ये भूखे लोग हैं। अरे कोई रोटी के लिए अगर हमला कर रहा है दुकान पे, तो आप हमला मत देखिए, उसके पीछे का कारण देखिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर राजा अपनी सेना को आदेश देता है कि गोलियों से, मतलब उसको लगता है गोली चलाया जाएगा, भाग जाएंगे, और इसकी पत्नी, उसमें क्या शब्द प्रयोग किया जाए, इसकी पत्नी वो थी कि अपने महल के गलियारे से देख रही और कह रही कि ये रोटी क्यों मांग रहे हैं। उसको बताया जाता है कि भूखे लोग हैं, तो कहती है रोटी नहीं है तो ब्रेड क्यों नहीं खाते हैं। इफ दे आर नॉट हैविंग द चपाती, वाई नॉट दे आर प्रिफरिंग टू द ब्रेड। अब मैडम साहिबा को कोई ये बताता कि जब रोटी नहीं है तो ब्रेड कहां से आएगा। सेना जब गोलियां चलाती है तो सैकड़ों मजदूर मारे जाते हैं और स्थिति कंट्रोल, नियंत्रण होने की जगह पे और ज्यादा बिगड़ जाता है। बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए क्या होता है, बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो होता है, वो मजदूरों की बहुत सारी मांगे रहती हैं। मजदूरों का कहना है कि आप निरंकुश तरीके से शासन नहीं करेंगे, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, आप ड्यूमा के हिसाब से शासन करेंगे, जो इनके अपने अधिकार हैं, मजदूरों के अधिकार कहते हैं, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मजदूरों के उग्र स्थिति को देखते हुए राजा साहब सब स्वीकार कर लेते हैं। राजा साहब सब स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ही ये प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन बंद होता है, राजा ड्यूमा में जो सुधार हैं उससे पीछे हट जाता है। ये 1905 वाले पे हम लोग हैं। तो मजदूरों को यह समझ में आया कि हमें क्या किया गया, हमें छला गया, हमें बेवकूफ बनाया गया। वी वेयर हाईली डिसीटेड बाई आवर ओन किंग। क्या हुआ भाई, क्रांति का ना अपना मोमेंटम होता है, बलिदानी का भी ना अपना एक मोमेंटम होता है। वो मोमेंटम बीत चुका था, मजदूर अपने को छले हुए महसूस कर रहे थे। परंतु क्या था, महानता का भ्रम टूट चुका था। महानता का भ्रम टूट चुका था। समय बीतता है, वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। राजा भ्रष्ट था, प्रशासन, राजा निरंकुश था, प्रशासन भ्रष्ट थी। ढोल के अंदर पोल, मतलब छद्म अहंकार, छद्म जो कहा जाता है। अब विश्व युद्ध में रूस का कोई विशेष मुद्दा भी नहीं रहता है। सर्बिया वाला जो अहंकार रहता है ना, सर्बिया सर्वस्लाव आंदोलन चला रहा था, ऑस्ट्रिया ने हमला किया। अब सबसे ज्यादा यही वो थे खस्ताहाल स्थिति में, सबसे ज्यादा ईगो इन्हीं का हर्ट हो रहा था। सर्बिया की तरफ से आक्रमण कर देते हैं ऑस्ट्रिया पे। अब युद्ध में आन बान शान की जो लड़ाई होती है, जबरन मजदूरों के जो लड़के रहते हैं, किसानों के जो लड़के रहते हैं, उन्हें घसीटते हुए वो राजी नहीं थे कि इस राजा के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे।
उन्हें जबरन जो है खेतों से, फैक्ट्रियों से युद्ध के मैदान में लेके जाते हैं। युद्ध की स्थिति यह रहती है कि लड़ने के लिए न तो गोला बारूद है, न तो पर्याप्त बुलेट मतलब गोली है। गोला बारूद और गोली को तो छोड़ दीजिए, सेना को भरपेट खाना नहीं मिल रहा था। प्रशासन में वो खुलेआम लूट चल रही थी। प्रशासन में वो खुलेआम लूट चल रही थी। कभी कभी भारत में भी कुछ वीडियो आपको दिखता है कि सैनिक जो है वो अपना दाल और वो दिखा रहे हैं कि खाने की क्वालिटी शायद अच्छी नहीं है। अधिकारियों का अलग मेस होता है, सामान्य सैनिकों का अलग मेस होता है। माइट बी की कुछ सच्चाई हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो कहने का आलम यह है भाई कि वर्ष 1917 तक 7 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके थे। 7 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके थे। अब सामान्य वर्ग को लगता है कि धीरे धीरे सब मारे जाएंगे। अरे भारत की सेना, मैंने कहा ना 12 से 15 लाख, जनसंख्या 145 करोड़। रूस की आज भी जनसंख्या 2.5-3 करोड़ होगा, आज भी 2.5-3 करोड़ होना चाहिए। उसमें से 7 लाख मार दिए गए। धीरे धीरे उनके मन में यह बात घर करने लगा कि एक दिन सब मारे जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होता है? 2 क्रांति 1917 में, 2 क्रांति, वर्ष 1917 की क्रांति, 2 क्रांति होता है। एक मार्च 1917 में होता है और दूसरा जो है अक्टूबर 1917 में होता है। अक्टूबर 1917 में होता है। कुछ किताबों में आपको आंकड़ा अलग दिख सकता है। कुछ किताबों में आपको आंकड़ा अलग दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रिगोरियन जो उनका अंग्रेजों का कैलेंडर है, जैसे आज क्या है, हम लोग भी इंग्लिश वाला ही मान के चलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग अलग है, लेकिन हम लोग भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला फॉलो करते हैं। तो रूसी कैलेंडर और जो इंटरनेशनल कैलेंडर है उसमें कुछ अंतर आता है। इस हिसाब से आपको, हाँ, जैसे फरवरी क्रांति करें, कुछ किताब में आपको फरवरी मिल सकता है। वो 17-18 दिन का समथिंग जो है अंतर आता है। ठीक है। रूस में 2 दल थे। रूस में 2 दल। एक कौन है भाई? एक मेंसेविक पार्टी है और दूसरी जो है बोल्शेविक पार्टी है। दूसरी जो है बोल्शेविक पार्टी है। मेंसेविक पार्टी का मुखिया कौन है? अलेक्जेंडर करेंस्की हैं। अलेक्जेंडर करेंस्की हैं। बोल्शेविक पार्टी के लेनिन हैं। अमेरिका में लिंकन रहते हैं। लेनिन और लिंकन को एक ही मत समझ लीजिएगा। अमेरिका में लिंकन रहते हैं, यहां पे लेनिन है। ठीक है। 2 पार्टी, एक मेंसेविक है, दूसरा बोल्शेविक है। मेंसेविक पार्टी जो रहती है बड़ी पार्टी रहती है।
जो मार्च की क्रांति होती है ये मेंसेविकों के नेतृत्व में होता है, मेंसेविकों के नेतृत्व में होता है। मार्च की क्रांति मेंसेविकों के नेतृत्व में होगा, सत्ता पलट होगा। सत्ता पलट होने के साथ अलेक्जेंडर द्वितीय रोमनोव वंश को हटा दिया जाएगा और अलेक्जेंडर करेंस्की जो है शासन के मुखिया बनेंगे। परंतु क्या होगा, शीघ्र ही मेंसेविक सरकार में कुछ निहित खामियां दिखेंगे, निहित खामियां दिखेंगी। जो इनका अपना मैनिफेस्टो कह सकते हैं, जो क्रांति का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र से ही सरकार बनने के बाद ये पलट गए। कौन? मेंसेविक पार्टी या अलेक्जेंडर करेंस्की। घोषणा से क्या पलट गए? संपत्ति के अधिकार को मान्यता दे दिए, जबकि घोषणा पत्र में संपत्ति के अधिकार की कोई बात नहीं थी। जो क्रांति मजदूरों के द्वारा किया गया, उस क्रांति के मूल में था कि रूस में जमींदार वर्ग या बुर्जुआ वर्ग या कुलीन वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं होगा, समतामूलक समाज होगी। इनके शासन में जो प्रमुख पद हैं उस पर कुलीन वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सामंती वर्ग आसीन हो जाता है। एक बार मजदूरों को राजा ने ठगा था 1905 में। मार्च 1917 में हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपने ही नेता मेंसेविक ने धोखा दिया। ये कहां पे थे भाई? लेनिन जो हैं, लेनिन स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन थे। रूस निकाला था, स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन में थे। अब क्या होते हैं, जब मजदूरों को लगता है कि हमें धोखा दिया गया है, हमारा छल से हमें डिस्गाइज किया गया है, क्रांतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है, मेंसेविक से छोटी जो बोल्शेविक पार्टी है, इनके नेता मजदूर अब इनके बारे में बातें करने लगते हैं। ये खबर लेनिन तक पहुंचती है कि क्रांति से मजदूर वर्ग संतुष्ट नहीं है और वो आपको याद कर रहा है। उत्साहित लेनिन जो रहते हैं, उत्साहित होकर के लेनिन उत्साहित होकर लेनिन क्या है भाई? स्विट्जरलैंड से रूस पहुंचेंगे। मजदूरों को क्या करेंगे? मजदूरों को संगठित करेंगे और मजदूरों को संगठित करके अक्टूबर में एक बार पुनः क्रांति करेंगे। पुनः क्रांति करेंगे। अक्टूबर की क्रांति क्या होता है? अक्टूबर की क्रांति जो रहता है ये खूनी क्रांति बन जाता है। खूनी क्रांति बन जाता है। क्यों? क्योंकि अपने ही जो है मेंसेविक जो है इनसे लड़ना है। मेंसेविक की सरकार में पूंजीपति वर्ग है और सामंती वर्ग हैं, तो पूंजीवादी शक्तियों से लड़ना है। जो सामंती शक्तियां हैं उनसे लड़ना है।
साथ ही मैंने पिछले स्लाइड में आप लोग को बताया कि 19वीं शताब्दी के मध्य से क्या है, 19वीं शताब्दी के मध्य से विदेशी पूंजी निवेश हुआ था, विदेशी पूंजी निवेश हुआ था। बाहरी पूंजीवादी देशों को लगता है कि अगर बोल्शेविक सफल हो गए तो क्रांति के घोषणा पत्र में है कि संपत्ति, निजी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उन्हें अपने निवेश को डूबने का डर सता रहा था। तो क्या होता है, जो कहावत है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो वही कहावत चरितार्थ होता है कि सारे जो नकारात्मक शक्तियां थीं वो एक हो गई। और क्या हुआ, देखते ही देखते क्रांति जो है वो ब्लडी रेवोल्यूशन में तब्दील हो गया। खूनी क्रांति में सामूहिक नरसंहार किया गया, रक्त की नदियां बहाई गईं, तब जाकर के अंततः जो है बोल्शेविक सफल होते हैं। बोल्शेविकों के नेतृत्व में नवीन सरकार स्थापित होती है। लेनिन जो है राष्ट्रपति के पद पर आते हैं। आने के साथ ही क्या करते हैं, आने के साथ ही रूस के एक नवीन दौर की शुरुआत करते हैं। आर्थिक रूप से दयनीय और खस्ता हाल, या कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट लूटा हुआ जो है रूस क्रांतिकारियों को, साम्यवादियों को विरासत में मिला था। इस जर्जर रूस को क्या बनाना था, इस जर्जर रूस की अर्थव्यवस्था को पटरी पे पहले लाना था, और पटरी पे ला करके दुनिया की पहली साम्यवादी सरकार है तो पूंजीवादी देश से गिद्ध की तरह इसे नोचने के लिए तैयार थे। तो जर्जर अर्थव्यवस्था को पटरी पे ही नहीं लाना है, इसे विश्व की शक्ति बनाना है ताकि साम्यवादी सरकार को महफूज और सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए लेनिन को लगता है कि परंपरागत ढर्रे पे चलकर तो महाशक्ति, अर्थव्यवस्था को महाशक्ति के रूप में नहीं बना सकते हैं। तो वर्ष 1921 में इन्होंने नवीन आर्थिक नीति को लागू किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत पहली बार दुनिया में नियोजित विकास की नीति आती है। भारत भी इन्हीं से प्रेरित होकर के पंचवर्षीय योजना लागू करता है। निजी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन सबकी संपत्ति जब्त करके उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए। मजदूर वर्ग को मजदूर का दर्जा न दे करके उन्हें उन्हीं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में स्टेक होल्डर का दर्जा दिया जाता है। स्टेक होल्डर मीन्स कि जैसे वेतन मिल रहा था वो वेतन तो मिलता ही रहेगा, जो भी फैक्ट्री का वर्ष का लाभ है वो लाभांश सब में बटेगा। जमींदार वर्ग के जमीन को जब्त कर लिया गया, बिना कोई उनको क्षतिपूर्ति दिए, बिना कोई कंपनसेशन दिए। और भूमिहीन मजदूरों में, भूमिहीन मजदूरों को कम्यून कहा जाता है, मतलब कृषि फार्म के रूप में उनको दिया जाता है। मीन्स कि मालिक और नौकर की जो भावना है उस भावना को काफी हद तक समाप्त करने का प्रयास रूस की क्रांति के द्वारा किया गया। चलिए भैया, मुझे फटाफट बताइए, अब हम लोग प्रभाव पक्ष पे चर्चा करेंगे कि रूस की क्रांति का प्रभाव क्या था। फटाफट मुझे बताइए कि रूस की क्रांति का कारण, रूस की क्रांति का जो प्रसार, 3 चरण है,
कहीं पर कोई डाउट है, कोई मामला अगर लग रहा है कि उलझा हुआ है, उसे सुलझाइए, उसे बताइए कि क्या उलझा हुआ है। अगर सारा मामला सही है तो बताइए, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, क्लियर है। अतुल हैं, मोहित हैं, आर ठाकुर हैं, गुड्डन हैं, पूजा हैं, सुनील हैं। आगे बढ़ा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा था? मल्टी डायमेंशनल इसके जो है प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। राजनैतिक प्रभाव, रूसी क्रांति का प्रभाव राजनैतिक प्रभाव। राजनैतिक प्रभाव में रूस में 300 वर्ष प्राचीन निरंकुश रोमनोव वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अगला, रूस में विश्व की प्रथम साम्यवादी सरकार के स्थापना हुआ। तो क्रांति का राजनीतिक प्रभाव क्या है? निरंकुश जो रोमनोव वंश है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। रूस में विश्व की सबसे पहली साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। रूसी क्रांति यूरोप के अन्य निरंकुश राजवंशों के समाप्ति का कारण बना। रूस के अन्य देशों की भी जनता जो है वो सत्ता पलट के लिए प्रेरित होती है कि अब राजाओं का शासन नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वंश की समाप्ति, जर्मनी में होहेल वंश की समाप्ति, टर्की में सुल्तान के पद की समाप्ति। तो रूस की क्रांति क्या करता है? राजतंत्र के लिए एक कब्रगाह साबित होता है और रूस के तमाम देशों में जहां पे राजवंश बचा हुआ था उन राजवंशों की समाप्ति हो जाता है। रूस की क्रांति का एक अन्य राजनैतिक प्रभाव आकस्मिक रूप से
आकस्मिक रूप से लगभग क्या, मात्र 6 महीने कर लीजिए, मात्र 6 महीने की अवधि में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध की 3-3.5 से सालों से विश्व युद्ध कहीं भी करवट ले ही नहीं रहा है। 1914 से चल रहा है, अक्टूबर 1917 आ गया, विश्व युद्ध जो है कोई करवट ले ही नहीं रहा है। जैसे ही रूस में क्रांति होता है, मात्र 6 महीने में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो रूस की क्रांति का अगला प्रभाव क्या है भाई, कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। तो ये क्या है, ये राजनैतिक प्रभाव है। आते हैं आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत निजी पूंजी को जब्त कर लिया गया। अगला जो है फैक्ट्रियों और निजी कर लीजिए, निजी फैक्ट्रियों और कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगला क्या है, मजदूर वर्ग को कई सारे मजदूर वर्ग के कर लीजिए कई सारे विशेषाधिकार सुनिश्चित किए गए। राष्ट्रीय सरकार के निर्देशन में कृषि और उद्योग के विकास की एक नई पटकथा की नींव रखी गई। अगला है रूसी अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने के लिए नवीन आर्थिक नीति को अपनाया गया। तो ये क्या है, रूस की क्रांति का जो है आर्थिक प्रभाव है। These all are the multi-dimensional economic impact of the Russian Revolution। तो चलिए भाई, मूलतः क्या है, मूलतः जो है राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव ही है। कुछ सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत सामाजिक वर्ग भेद की समाप्ति का प्रयास तथा
साम्यवादी आदर्शों के अंतर्गत समतामूलक समाज की ओर रूस आगे बढ़ा। हालांकि बाद के वर्षों में इसकी कुछ अपनी निश्चित सीमाएं रहती हैं, बाद के वर्षों में इनकी कुछ निश्चित सीमाएं रहती हैं, बट क्या है भाई, एक इक्वल सोसाइटी की तरफ जो है रूस आगे बढ़ा। शिक्षा को क्रांति के पश्चात शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन दिया गया, प्रोत्साहन मिला। शिक्षा की दर को बढ़ाने का जो है प्रयास किया गया। महिलाओं की स्थिति में, महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया। कैसे सकारात्मक बदलाव आया? देखिए, हमारे यहां पे जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, या जो भी विकासशील देश हैं वहां पे जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। क्यों? क्योंकि जागरूकता का स्तर कम है, और कम जागरूकता के स्तर में गरीब परिवार, समाज का निचला वर्ग यह मानता है कि जितने बच्चे होंगे उतने ज्यादा वर्किंग हैंड होंगे, उतने ज्यादा वर्किंग हैंड। समाज का जो निम्न वर्ग है वो ये तो सोचता नहीं है कि मुझे अपने बच्चे को बीएससी कराना है, बीए एमए कराना है, रिसर्च कराना है। वो 6-7 साल से ही बच्चों को घर के मजदूरी के काम में लगा देते हैं। मजदूरी का काम मतलब खेतों में मजदूरी करना है या कपड़ा प्रेस करना, जो जिस प्रोफेशन से जुड़ा है उस कार्य में लगा देता है। तो उन्हें यह लगता है कि ज्यादा हमारे क्या है, जो वर्किंग हैंड है, कार्यशील जो है जनसंख्या है। जबकि विकसित देशों में मामला सीधा उलट है। विकसित देश में, अभी हमारे देश में हम दो हमारे दो वाला चल रहा है। उसके बाद चीन को आप देखें, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। उसके बाद हम दो हमारे एक भी आ सकता है अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं हुआ तो। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक। विकसित देश किस सिद्धांत पे हैं? विकसित देश एकला चलो रे। एकला चलो रे मीन्स की शादी ही नहीं करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप है। या मुद्दे की बात क्या है कि लगभग सभी विकसित देशों की जनसंख्या या तो स्थिर है, या तो जापान और कुछ ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या नकारात्मक मतलब घट रही है, जनसंख्या घट रही है। जब जनसंख्या घट रही है ना, तो हर देश, भारत का इस समय रुतबा इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है? हर समस्या का समाधान भारत में ही समझ में आ रहा है। तो सारे विकसित देश जो हैं वो भारत की तरफ हसरत की नजर से देख रहे हैं। हसरत की नजर से मतलब अपनी समस्या का समाधान वो भारत से ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी है कि अपने देश के लोग जो विदेश में रहते हैं भाई ना, आज अमेरिका की कुल जनसंख्या का 1% भारतीय हो चुके हैं। जो दुबई सुने हैं ना, दुबई कोई देश नहीं है, यूएई है। यूएई का एक शहर दुबई है। दुबई के कुल जनसंख्या में 40%, फिर से कान खोल के सुनिएगा, 40% भारतीय हैं। लगभग 1 करोड़ आबादी दुबई में रहती है, दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ है। 40 लाख भारतीय रहते हैं।
लंदन में जाएंगे, ब्रिटेन में 10 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। लंदन में जाएंगे तो इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा, इंडियन स्कूल मिलेगा, मतलब इतनी जनसंख्या, कई सारी कॉलोनी इंडियंस की हैं। इतना ज्यादा भारतीयों को तवज्जो क्यों मिलता है भाई? क्योंकि भारतीय शांत प्रवृत्ति के होते हैं, हिंसक नहीं है। हमारी संस्कृति में क्या है? हमारी संस्कृति में शराब, कबाब, ये सब हमारी संस्कृति में इसको वो नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा जो है भारतीय जो है ना, वो पी करके लोटे हुए वालों में नहीं है। विदेशों में जाते हैं तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। पश्चिमी संस्कृति उन्हें क्या सिखाती है? यावत जीवेत सुखम जीवेत। मतलब ऑफिस का टाइम 10 से 5 है तो बस 10 से 5 काम करना है, उसके बाद ऑफिस का काम ऑफिस में। भारतीय जो है ना, इनके अंदर नैतिकता है। जो टारगेट मिलता है 10 से 5 तो करते ही हैं। घर का टेंशन घर, मतलब ऑफिस का टेंशन घर भी लेके जाते हैं, वहां भी काम करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है भाई कि भारतीयों की मांग हर देश में है कि भारतीय हमारे यहां पे आए, ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में बसें। क्यों? क्योंकि जनसंख्या की समस्या है। रूस में जनसंख्या की समस्या आज भी है और उस जमाने में भी था। महिलाओं की स्थिति में कैसे बदलाव आया? रूस में जो महिलाएं ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही थीं, उनको विशेष रूप से सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि आप कार्यशील रूस की आधारशिला रख रही हैं। आप जो है उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या को दे रही हैं। तो ये क्या है? ये सोशल एप्टीट्यूडल चेंज इन रशियन सोसाइटी इन पोस्ट रेवोल्यूशन एरा। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? विश्व पर प्रभाव, तो ये सब आईआर का टॉपिक हो जाता है। विश्व पर प्रभाव मींस की साम्यवादी विचारधारा का विश्व के अन्य देशों में प्रचार प्रसार हुआ। अन्य देशों में प्रचार प्रसार हुआ। वैचारिक स्तर पर विश्व दो भागों में बट गया। एक पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी साम्यवादी विचारधारा। अगला क्या है? रूसी क्रांति ही आगे चलकर शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध का कारण बना। अगला क्या प्रभाव पड़ा भाई? तो औपनिवेशिक देशों को पूंजीवादी देशों के विरुद्ध रूसी क्रांति ने अत्यधिक
प्रेरित किया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन गति मिला। राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन गति मिला। अगला क्या है? रूसी क्रांति से प्रेरित होकर रूसी क्रांति के पश्चात नवीन आर्थिक नीति से प्रेरित होकर सभी देशों ने नियोजित विकास की संकल्पना को अपनाया। हर देश जो है, आगे चल के देखेंगे, जरूरी नहीं है कि पंचवर्षीय योजना ही लागू किया हो। फ्रांस ने 20 वर्षीय योजना लाया, कुछ देशों ने 1 वर्षीय योजना लाया। मीन्स कि एवरी कंट्री दे फॉलोड द पैथ ऑफ द प्लान्ड डेवलपमेंट। भारत भी आगे चल के पंचवर्षीय योजना लाया। तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन? ऑलमोस्ट एवरी कंट्री दे गॉट इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। लगभग विश्व का सभी देश क्या होता है? इनके आर्थिक विकास की नीति से प्रेरित और प्रभावित होता है। अब भाई अंतिम मुद्दा बचता है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अंतिम मुद्दा है भारत पर प्रभाव। चलिए, तो लगातार मैं ही बोल रहा हूं, थोड़ा कुछ आप लोग भी बोलिए और बताइए कि अब जो है इस टॉपिक से कोई डाउट है? अब कहीं पे कुछ मामला जो उलझ रहा है? आप लोग एकदम शांत बने रहते हैं ना, तो एकदम शांत में भी ना अजीब सा लगता है। मैं लगातार बोलते जाता हूं, फिर कुछ देर के बाद मन में थोड़ा सा शंका होता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बट एकदम से खामोशी रहता है ना, तो लगता है इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ठीक है ना? कुछ लोग विस्थापित, कल भी बस केवल कल ही क्लास था ना आप लोग का? इस टाइम पे बस कल ही क्लास था ना, कि आज भी क्लास है? कल शायद ज्योग्राफी की क्लास इसी समय पे आप लोग की थी। नहीं, अंशुमान का जो प्रश्न है, अरे अंशुमान ने कहा है कि कुछ लोग विस्थापित हो गए हैं। विस्थापित मतलब कल ही बस ऐसा था कि शायद पैरेलल क्लासेस थी। आज भी है, आज भी इसी समय पे क्लास चल रहा है आप लोगों का, कहीं दूसरे जगह पे? आज नहीं है ना? बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं, अगर वो चीजें आप लिख लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, थोड़ा सा मुझे भी सांस मिल गया। आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहां पे आते हैं? भारत पर प्रभाव आते हैं। तो भारत पर प्रभाव, वही जो विश्व पे प्रभाव है, वही अधिकांश पॉइंट भारत पे भी है। भारत भी विश्व का हिस्सा है। तो क्या हुआ? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन
महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन की ओर बढ़ा। सही मायने में कह सकते हैं, सही मायने में जन आंदोलन की ओर बढ़ा। अगला क्या है? तो अगला है भारत में भी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। प्रचार प्रसार हुआ और सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम, ऐसे करके पार्टियों की स्थापना होना शुरू होता है। अगला क्या है? कई सारे साम्यवादी विचारकों ने, साम्यवादी या मजदूर नेताओं ने, मजदूर आंदोलन के नेताओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्थन दिया। जैसे श्रीपाद अमृत डांगे हैं, सत्यभक्त हैं, एमएन रॉय हैं। तो इनको लगता है कि इन पूंजीपति देशों की सत्ता को गांधी जी के अहिंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि रूस की हिंसात्मक कार्यवाही के माध्यम से ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अगला जो है, भारतवर्ष में युवा नेता जैसे जे.एल. नेहरू और यस्सी बोस, सुभाष चंद्र बोस समाजवादी आदर्शों से प्रेरित हुए और राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों में समाजवादी आदर्शों को समाहित किया। अगला भारतवर्ष पे प्रभाव, तो भारत में मजदूर आंदोलन रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बारंबार होने लगे, जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस लाया और मजदूर हड़ताल को अवैधानिक बता दिया। अगला भारत में प्रभाव, एक और प्रभाव दिखा दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भारतीय राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना हुआ। भारतीय राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन
हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस जो रहता है, अच्युत पटवर्धन है, मीनू मसानी है, जयप्रकाश नारायण है, आदि जो है समाजवादी नेता उभर करके आते हैं और रूस के समाजवादी आदर्शों को भारत में भी प्रेरित, प्रचारित और प्रसारित करते हुए कांग्रेस के अंदर ही एक अलग विंग, एक अलग शाखा भारतीय राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। तो चलिए भाई, ये भारत पर प्रभाव हो गया, यहीं पर आकर के ये टॉपिक समाप्त हो गया। नोट्स जो है इसका मैं टीम को भेज देता हूं, जो कंटेंट राइटर टीम है, इसका नोट्स आप लोग को दे देंगे। इसके बाद अब हम लोगों के 3 टॉपिक बच रहे हैं। कल हम लोग चीन की क्रांति किया जाएगा, उसके पश्चात हम लोग शीत युद्ध किया जाएगा और उसके पश्चात विसाम्राज्यवाद और औपनिवेशीकरण किया जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि आज बुधवार है, आज बुधवार ही है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार ही शायद आप लोग का लास्ट क्लास है, वर्ल्ड हिस्ट्री की शायद लास्ट क्लास है, वो हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस अभी मुझे कुछ उसका आइडिया नहीं है। हम लोग क्या हैं भाई, हम लोग फैकल्टी टीम है, मैनेजमेंट ये डिसीजन करवाती है, मतलब मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि अपने यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी कई सारे सर हैं, तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा सर कौन सा सेगमेंट लेंगे। तो देखेंगे, अगर वो भी जिम्मेदारी मिलता है तो उस जिम्मेदारी को भी निभाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, आज की क्लास हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग जो है औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर से हम लोग इसी समय, इसी मंच पर। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।